हाँ भाई, क्लास 7 स्टैंडर्ड वालों, साल भर बहुत मस्ती की है, मुझे पता है यार। अब पेपर का समय आ गया है, अब पढ़ाई कर लो यार। आप लोग के लिए सबसे पहले हम लोग ने लेके आया ऑल इन वन सीरीज, और अब लेके आ गए हैं लास्ट मिनट रिवीजन सीरीज, जहां पर हम कर रहे हैं वन शॉट में सारे एनसीईआरटी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और आज की इस क्लास में हम करने वाले हैं लाइंस एंड एंगल, ट्रायंगल एंड इट्स प्रॉपर्टी के बहुत ही शानदार शानदार एंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सो हेलो एवरीवन, माय नेम इज प्रियांशु शुक्ला, योर मैथमेटिक्स मेंटर। यार मेंटर समझो या भाई समझो, जो आपको सही लगता है वो समझो। बस आपको बढ़िया से यहां से पढ़ाई करके जाना है और पेपर में जाके फोड़ना है। पेपर में जाके फोड़ना मतलब क्या? अरे भैया, पेपर अच्छे से देना है, कहने का मतलब ये है भैया, अगर आप पेपर में अच्छे से स्कोर करोगे ना, सो डेफिनेटली आने वाले क्लासेस में आपके मम्मी पापा भी आपसे खुश रहेंगे। एंड आपकी ये जो नॉलेज है यार, ये मार्क्स से ज्यादा ये जो आपका नॉलेज है ना, ये लंबे समय तक आपको आगे जाने में मदद करेगा। ठीक है, सो बढ़िया से मेहनत करेंगे। आखिरी का समय है, लास्ट मिनट रिवीजन शुरू करते हैं आज के इस क्लास को। सर सिर्फ क्वेश्चन आंसर कराने वाले हो क्या भैया? इससे पहले इसी चैप्टर का हम लोग ने आपको थ्योरी पार्ट और इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट पार्ट और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करवा चुके हैं। ये दोनों चैप्टर्स का मैंने 2.5 घंटे में कंप्लीट लेक्चर और कंप्लीट लेक्चर्स के साथ साथ उसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी कराए हैं। आज के इस क्लास में क्या होने वाला है? आज के इस क्लास में कंप्लीट एनसीईआरटी के क्वेश्चंस के ऊपर हम डील करेंगे। तो सबसे पहले शुरू करते हैं आज इस क्लास को, जहां पर हम देखेंगे लाइंस एंड एंगल का सबसे पहला क्वेश्चन, जहां पर बोल रहा है फाइंड द कॉम्प्लीमेंट ऑफ द फॉलोइंग एंगल। सर कॉम्प्लीमेंट क्या होता है? कॉम्प्लीमेंट क्या होता है? जब भी दो पेयर ऑफ एंगल, जब भी दो एंगल्स मिलके 90 डिग्री बनाते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? कॉम्प्लीमेंट। जरा सोचना और ये बताना 20 में मैं ऐसा क्या जोड़ू कि मेरा आंसर 90 डिग्री आ जाए। आप बोलोगे सर 20 में 70 जोड़िए। सर जी 20 में 70 जोड़िए, आपका आंसर क्या आ जाएगा? 90 डिग्री आ जाएगा। तो मैं बोलूंगा 20 का कॉम्प्लीमेंट क्या है? 70 डिग्री। 20 का कॉम्प्लीमेंट क्या है बच्चा? 70 डिग्री। समझ में आया? कॉम्प्लीमेंट में क्या होना चाहिए? दो एंगल्स का सम कितना होना चाहिए? बोलेंगे सारे बच्चे 90 डिग्री होना चाहिए। अब यहां पर बताओ 57 का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? तो आप बोलोगे सर 57 में मैं ऐसा क्या जोड़ू कि मेरा आंसर 90 आ जाए। यार समझ में नहीं आ रहा कैसे करना है, डायरेक्ट सोच नहीं पा रहे, तो इसको मान लो x। भैया x है 90 प्लस 57 इक्वल टू के उस साइड जाएगा तो माइनस 57 हो जाएगा। ठीक है, क्या आंसर आ गया आपका? 23 डिग्री। आप बोलोगे ठीक है सर 23, ओए होए होए, कैलकुलेशन ध्यान से देखेंगे, यहां पर करेंगे तो आपका आंसर आएगा 33 डिग्री। कितना आंसर आ रहा है बच्चा? 33 डिग्री। सो व्हाट यू विल से 57 डिग्री एंड 33 डिग्री आर कॉम्प्लीमेंट टू ईच अदर। कॉम्प्लीमेंट में क्या होना चाहिए बच्चा? फिर से बोलेंगे, याद रखना, कॉम्प्लीमेंट और सप्लीमेंट में कंफ्यूज नहीं होगे। कॉम्प्लीमेंट का मतलब जहां पर आपका सम 90 डिग्री हो। तो सर ये सप्लीमेंट क्या होता है? लो भैया अगला क्वेश्चन लेके आ गए आपके लिए। सप्लीमेंट क्या होता है? जहां पर दो एंगल्स का सम 180 डिग्री हो। जहां पर दो एंगल्स का सम 180 डिग्री हो, उसे हम क्या बोलेंगे? सप्लीमेंट बोलेंगे। तो मुझे जरा ये बताना 105 में आप ऐसा क्या जोड़िएगा कि आपका आंसर 180 डिग्री आ जाए। आप बोलोगे गुरुजी नहीं समझ में आ रहा, इसको एक्स मान लो ना। अगर आप सोच पा रहे हो वेल एंड गुड, इफ नॉट देन टेक इट एक्स, अननोन नंबर। अब ये x को क्या बोलोगे? 180 माइनस 105 माइनस करिएगा तो आपका आंसर आएगा 75 डिग्री। तो 75 डिग्री और 105 डिग्री क्या है? क्या है भैया? सप्लीमेंट है। इसको सॉल्व करेंगे 154 में ऐसा क्या जोड़ोगे कि आपका आंसर 180 डिग्री आ जाए। तो आप बोलोगे सर एक काम करो 26 जोड़िए। 26 जोड़ो, आपका आंसर क्या आ जाएगा? 180 डिग्री आ जाएगा। तो आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल आ जाएगा। आ जाएगा। अरे आएगा कि नहीं आएगा? आप बोलोगे आएगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, जहां पर बोल रहा है इन गिवन एडजॉइनिंग फिगर नेम द फॉलोइंग पेयर ऑफ एंगल। सबसे पहले आपको ऑब्ट्यूज वर्टिकली अपोजिट एंगल बताना है। पहले तो मैं बता दूं वर्टिकली अपोजिट एंगल क्या होता है। वर्टिकली अपोजिट एंगल मतलब जब दो लाइन एक दूसरे से मिलते हैं तो यहां पर जो एंगल्स बन रहे हैं, ये जो एंगल आमने सामने बन रहे हैं, इसको हम बोलते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल। ये जो आमने सामने एंगल बन रहे हैं, इसे हम बोलते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल। लेकिन यहां पर इनको ऐसे सिर्फ वर्टिकली अपोजिट एंगल नहीं चाहिए, इनको चाहिए ऑब्ट्यूज वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो ये ऑब्ट्यूज का मतलब क्या होता है? जहां पर एंगल 90 से ज्यादा और 180 से कम हो। तो यहां पर देखना जरा ध्यान से, एक लाइन ये है, दूसरी लाइन ये है। जब ये दोनों लाइन एक दूसरे से मिल रही है तो यहां पर एंगल कौन सा बन रहा है? ये वाला और ये वाला। क्या ये ऑब्ट्यूज एंगल है? आप बोलोगे हाँ जी सर 90 से ज्यादा है। तो ये दोनों एंगल आपके क्या होंगे? वर्टिकली अपोजिट एंगल। एंगल BOC एंड एंगल BOC एंड AOD। ठीक है गुरुजी समझ में आ गया।
अगला टॉपिक है भैया, देखो अगला क्वेश्चन क्या है, एडजेसेंट कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। कॉम्प्लीमेंट्री आपको पता है, एडजेसेंट क्या होता है मैं समझाता हूं, सुनना। जब भी दो एंगल अगल बगल हो, आजू बाजू में हो, तो इसे हम क्या बोलेंगे, एडजेसेंट। और अच्छे से समझे, जिसके पास एक कॉमन आर्म, यहां पर दो एंगल बन रहे हैं, एक एंगल ये और दूसरा एंगल ये दोनों में कॉमन क्या है, दोनों में कॉमन क्या है, आप बोलोगे सर ये वाला आर्म। तो ऐसे एंगल जो अगल बगल हो उसे हम बोलेंगे एडजेसेंट, ठीक है। जैसे यहां पर ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, क्या ये एडजेसेंट है, नहीं है, आजू बाजू में नहीं है भैया, बीच में एक और भैया जी बैठे हैं बड़ा सा, तो ये एडजेसेंट नहीं है। तो आपको बताना है एडजेसेंट कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। सर कॉम्प्लीमेंट्री मतलब 90 डिग्री, एडजेसेंट भी होना चाहिए, 90 भी होना चाहिए। तो सर यहां पर हमें दिख रहा है, मैंने बोला क्या बात है, बड़ी तेज नजर है आपकी, बहुत बढ़िया। तो ये वाला जो एंगल आपको दिख रहा है ना भैया, ये है आपका एडजेसेंट कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। कौन कौन से एंगल, एक ये और एक ये दोनों एंगल, ये दोनों एंगल मिलके आपके क्या बता रहे हैं, एडजेसेंट कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। इसका नाम लिख देना, BOA एंड AOE, BOA एंड एंगल AOE, ठीक है। चलिए अब बोल रहा है इक्वल सप्लीमेंट्री एंगल। सप्लीमेंट्री एंगल अभी बताया था 180 डिग्री होना चाहिए, और इक्वल होना चाहिए। मतलब इक्वल का मतलब क्या होता है बच्चा, इक्वल मतलब दोनों सप्लीमेंट्री एंगल इक्वल हो। तो कब वो पॉसिबल है, जब वो दोनों 90 होंगे। ऑब्वियस सी बात है सर, 90 + 90 180 डिग्री होता है। सर इसके अलावा कोई और कंडीशन है जहां पर दोनों एंगल इक्वल है एंड वो कॉम्प्लीमेंट्री बना रहे हैं, सॉरी सप्लीमेंट्री बना रहे हैं, आप बोलेंगे नहीं। और कोई सिचुएशन ऐसी है ही नहीं, और कोई ऐसी सिचुएशन है ही नहीं जहां पर दोनों एंगल्स इक्वल हो और वो सप्लीमेंट्री बना रहे, सिर्फ 90 केस में पॉसिबल है। तो हमने बोला एक एंगल ई ले लीजिएगा और दूसरा एंगल ये वाला ले लीजिएगा। ये देखिए भैया, ये जो स्ट्रेट लाइन है यहां पर क्या बन रहा है आपका 180 डिग्री। सर आपको कैसे पता है 180 बन रहा है, तो याद रखना स्ट्रेट लाइन ऑलवेज मेक एन एंगल ऑफ 180 डिग्री। और यहां पर एक 90 डिग्री का लाइन बन गया, मतलब ये 90 डिग्री और ये 90 डिग्री का है। तो इसका नाम लिख देंगे BOE एंगल की साइन आप लोग बना लेंगे यहां पर, एंगल की साइन, एंड BOE एंड EOD, ठीक है। आप बोलेंगे ठीक है सर कोई दिक्कत नहीं, सब सही चल रहा है, आगे चलते हैं। अनइक्वल सप्लीमेंट्री एंगल, अब इक्वल नहीं चाहिए इसको, अब इक्वल चाहिए, अब अनइक्वल चाहिए। तो ये देखो, ये और ये दोनों मिलके 180 बना रहे हैं ना, स्ट्रेट लाइन में 180 बना रहे हैं। तो भैया नाम लिख दो इसका BOC एंड COD, ठीक है। और जो भी बन रहा है बाकी उसमें भी हम लोग लिख सकते हैं, बट अभी हम एक एक लेके चल रहे हैं, ठीक है। एक ही के नाम लिखेंगे। यहां पर इस केस में ये भी एक स्ट्रेट लाइन है, तो यहां पर जो एंगल बन रहा है ये भी बन सकता है, बट अभी हम एक एक लिख के चल रहे हैं। एडजेसेंट एंगल अगल बगल में होना चाहिए, लेकिन वो लीनियर नहीं होना चाहिए, लेकिन वो लीनियर नहीं होना चाहिए। सर लीनियर मतलब ऐसा स्ट्रेट लाइन, लीनियर का बेसिकली मतलब होता है 180 डिग्री, लीनियर का मतलब होता है 180 डिग्री। तो क्या बोल रहा है, एडजेसेंट और आजू बाजू में नहीं होना चाहिए। तो सर आजू बाजू में नहीं होना चाहिए, क्या बोल रहा है सुनना, एडजेसेंट एंगल दैट डू नॉट फॉर्म अ लीनियर पेयर। एडजेसेंट एंगल होना चाहिए लेकिन लीनियर पेयर नहीं होना चाहिए। तो सर एक ये वाला एंगल है, एडजेसेंट है ना, एडजेसेंट है ना, आजू बाजू में है, लेकिन क्या लीनियर है, क्या वो लीनियर है, नहीं है। लीनियर के लिए 180 होना चाहिए, क्या वो 180 है, नहीं। तो एक ये लिख देंगे आप, सबसे पहला क्या, AOB एंड AOE, ठीक है सर, पहला तो हमने ये लिख दिया। उसके बाद ये और ये एडजेसेंट है, अगल बगल में है, आजू बाजू में है, क्या हुआ 180 बना रहे हैं, नहीं बना रहे। सर 180 बना रहे हैं कि नहीं बना रहे, कैसे पता चले, अरे यार अगर ये देखो ये स्ट्रेट लाइन है क्या, ये तो एक टेढ़ी लाइन है। स्ट्रेट लाइन होती तो 180 डिग्री बना था, लेकिन ये टेढ़ी लाइन है तो ये 180 नहीं बनाएगा। तो एक नाम आप ये लिखोगे, ठीक है, यहां पर आप लिखोगे। सर और भी बन सकते हैं, हाँ और भी बन सकते हैं। और भैया और कोई बन सकता है क्या, लेट्स चेक इट आउट। सर हमने एक तो ये बताया, एक देखो ये और ये दोनों एंगल मिलके क्या बना रहे हैं, एडजेसेंट है, लेकिन ये आप नहीं बता सकते कि ये क्या है, लीनियर है। तो लीनियर के लिए 180 होना चाहिए और एडजेसेंट के लिए आजू बाजू में होना चाहिए। तो ये क्या बोल रहा है, लीनियर नहीं मांगता अपने को एडजेसेंट मांगता। तो यहां पर और दो एंगल जो मैंने बताया वो भी आप लोग लिख लोगे, ठीक है सर। अब आप बोल रहे हो तो लिख लेते हैं। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं और देखते हैं क्या इसमें करस्पॉन्डिंग एंगल बताओ। सर ये करस्पॉन्डिंग एंगल क्या होता है, देखो यहां पर ना 3 से 4 टाइप ऑफ एंगल आपको पता होना चाहिए। सबसे पहले आता है इंटीरियर एंगल। इंटीरियर मतलब अंदर वाला, एक्सटीरियर मतलब बाहर वाला, इंटीरियर मतलब अंदर वाला, एक्सटीरियर मतलब बाहर वाला, कोई दिक्कत आप बोलोगे नहीं। फिर आता है करस्पॉन्डिंग एंगल। करस्पॉन्डिंग एंगल मतलब जब दो लाइन पैरेलल हो, या फिर जब कोई भी दो लाइन हो, जब कोई भी दो लाइन हो और तीसरी लाइन आके उसे काट दे, जब दो लाइन हो और तीसरी लाइन उसे आके काट दे, तो यहां पर एक बाहर वाला
और एक अंदर वाला सेम साइड में, एक बाहर वाला और एक अंदर वाला और सेम साइड में हो तो इसे हम करस्पॉन्डिंग एंगल बोलेंगे। फिर से बता रहा हूं, ध्यान से सुनना, एक बाहर वाला एक अंदर वाला और दोनों सेम साइड में हो, एक बाहर वाला और एक अंदर वाला और दोनों सेम साइड में हो, और एक बाहर वाला और एक अंदर वाला और दोनों सेम साइड में हो, एक बाहर वाला और एक अंदर वाला और दोनों सेम साइड में हो। ऐसे एंगल्स को हम क्या बोलेंगे? करस्पॉन्डिंग एंगल बोलेंगे। यहां पर इसका नाम बताओ बोल रहा है तो हम बोलेंगे 4 और 8। सो यू विल से 4 and 8। पूरा एंगल 4 और एंगल 8 लिखना, ठीक है। और कौन सा बन रहा है जरा बताना? 3 और 7 सर जी, 3 and 7। और क्या बन रहा है सर? 1 और 5, 1 और 5 सर, 2 and 6, 2 and 6। ये क्या है? करस्पॉन्डिंग एंगल, एक बाहर वाला एक अंदर वाला और दोनों सेम साइड में करस्पॉन्डिंग एंगल होता है। सर उसके बाद क्या बोल रहा है? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। देखो ये अंदर की बात कर रहा है, इंटीरियर की बात है भैया, अंदर की बात है, किसी को नहीं बताना। अल्टरनेट तो समझ लेंगे लेकिन अंदर की बात है, इंटीरियर एंगल की बात है। तो पहले अल्टरनेट को समझ लेते हैं। अल्टरनेट का मतलब सबसे पहले जो सेम साइड में ना हो, जो सेम साइड में ना हो, मतलब ये भी हो सकता है ये भी हो सकता है, क्योंकि अंदर की बात कर रहे हैं तो अंदर तो 4 ही एंगल है, 1 2 3 4। सेम साइड में नहीं मतलब इसकी तो बात ही नहीं कर रहा है। पहला कंडीशन सेम साइड में नहीं होना चाहिए। दूसरा कंडीशन भैया बगल में नहीं होना चाहिए, बगल में नहीं होना चाहिए। 2 कंडीशन है क्या? सेम साइड में नहीं मांगता और बाजू में नहीं मांगता। क्या होना चाहिए भैया? बेसिकली यहां पर जहां z बन रहा हो उस केस में हम, या फिर n बन रहा हो, जैसे n बन गया तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल दोनों क्या कहलाएंगे? आपके ये वाले अल्टरनेट इंटीरियर एंगल कहलाएंगे। तो इंटीरियर एंगल 3 और 5 और 2 और 8। ठीक है सर जी। आगे क्या बोल रहा था? पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल। आपको इंटीरियर एंगल बताना, अंदर वाली बात बताना, बाहर वाली बात ही नहीं करना है हमें, ठीक है। ऑन दी सेम साइड ऑफ अ ट्रांसवर्सल, ट्रांसवर्सल, ये ट्रांसवर्सल के सेम साइड में, ट्रांसवर्सल के सेम साइड में इंटीरियर एंगल कौन कौन से? 3 और 8, 3 और 8। और कौन से सर? 2 और 5, 2 और 5। इसको क्या बोलते हैं जरा बताना? इसको हम बोलते हैं को इंटीरियर एंगल, को इंटीरियर एंगल। इसको हम क्या बोलेंगे? को इंटीरियर एंगल। द वर्टिकली अपोजिट एंगल, वर्टिकली अपोजिट एंगल अभी मैंने बताया था, लाइन जब भी क्रॉस हो तब बनता है। तो यहां पर देखो ये 2 लाइन मिल रही है तो 4 और 2, 1 और 3। आप बोलोगे 1 और 3, 2 और 4, 5 और 7, 6 और 8। ठीक है। देखो ये और ये और ये और ये और ये वर्टिकली अपोजिट एंगल हमेशा इक्वल रहेंगे। वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर ऑलवेज 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 इक्वल। ठीक है सर, आगे चलते हैं, इसमें समझते हैं क्या बोल रहा है कि इसमें आपको प्रॉपर्टी बताना है किस कौन सी यूज की गई है। ठीक है, अब एक बात याद रखना, एक बात में 3 बात बोलूंगा, ठीक है, 3 बात आपको याद रखना है। जब भी पैरेलल लाइन होगी, पैरेलल लाइन मतलब 2 लाइन जो कभी ना मिले और इनके बीच की दूरी जो हमेशा फिक्स हो। ठीक है सर, समझ में आ गया। तो जब भी पैरेलल लाइन होगी करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होंगे, अल्टरनेट एंगल इक्वल होंगे और को इंटीरियर एंगल 180 डिग्री होगा। 3 बात रिपीट कर रहा हूं, पैरेलल लाइन है, को इंटीरियर एंगल 180 डिग्री, करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल इक्वल। तीनों बात याद रखोगे, आप बोलोगे हाँ जी सर। अब देखो क्या बोल रहा है, ये पैरेलल है। अब ये पैरेलल है तो एंगल 1 और एंगल 5 बराबर हो गए। क्यों? कौन से प्रॉपर्टी से? एंगल 1 और एंगल 5 सर सेम साइड में, एक बाहर एक अंदर, सेम साइड में एक बाहर एक अंदर। क्या बोलोगे भाई? हैं बताना जरा, क्या बोलोगे इसको? यही ना बोलोगे? अरे यही ना बोलिएगा कि कुछ और बोलिएगा? आप बोलेंगे यही बोलेंगे सर जी। सर एंगल 4 और एंगल 6 ये दोनों कब इक्वल होंगे? जब ए इज पैरेलल टू बी है। बट कौन से प्रॉपर्टी से? कौन से प्रॉपर्टी से? तो ए जो है बी के पैरेलल है और एंगल 4 और एंगल 6 बराबर है। एंगल 4 और एंगल 6, वाओ सर, दोनों सेम साइड में नहीं है और आजू बाजू में नहीं सर। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ठीक है सर जी। उसके बाद एंगल 4 और एंगल 5 180 के बराबर हो रहा है और ए इज पैरेलल टू बी है। एंगल 4 और एंगल 5 दिखाना, ओए होए, सेम साइड में अंदर वाले एंगल, सेम साइड में अंदर वाले एंगल को इंटीरियर एंगल। यही 3 प्रॉपर्टी तो मैं चाह रहा हूं आपको याद रहे। को इंटीरियर एंगल हमेशा 180 डिग्री होता है और अल्टरनेट और कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होता है जब भी लाइन पैरेलल होती है। ठीक है सर जी, पैरेलल होती समझ में आ गया। तो जरा इस वाले प्रश्न को देखिए और क्या बोल रहा है इस वाले फिगर में, P इज पैरेलल टू Q। ठीक है, P जो है पैरेलल है Q के। बहुत बढ़िया। आपको अननोन एंगल बताना है, जिस एंगल के बारे में आप जानते ही नहीं है उस एंगल के बारे में बताना, बट आप सब जानते
बट आप सब जानते हो, आप सब बता दोगे, इधर आओ बता दोगे। देखो सबसे पहले ये एक लाइन दिख रही है गुरुजी। सर एक ऐसी लाइन दिख रही है गुरुजी कि यहाँ पर आपको 125 दिख रहा है, हाँ दिख रहा है गुरुजी। अब जरा मुझे बताना ये दोनों एंगल्स मिला के कितना बनाएंगे, 180 डिग्री बनाएंगे, हाँ या ना। एक स्ट्रेट लाइन में जो भी एंगल बन रहा है 180 डिग्री बना रहा है, हाँ। तो अगर ये 125 है तो ये 55 नहीं होगा? अरे होगा कि नहीं होगा, होगा कि नहीं होगा? आप बोलोगे होगा, ठीक है। तो ये अगर 55 है तो वर्टिकली अपोजिट एंगल से ये भी 55 हो जाएगा। अरे हो गया कि नहीं हो गया? यहां पर पूरा लिख देना भैया, ये क्यों हो रहा है। मैं तो अभी आपको रिवाइज करा तो डायरेक्टली यहां लिख रहा हूं, बट आपको पूरा लिखना पड़ेगा पेपर में, वरना वहां मैडम थोड़ा ना बैठे बैठे समझ रही है। अच्छा वर्टिकली सोचा होगा बच्चे ने, ओ करस्पॉन्डिंग सोचा है इसने, बहुत बढ़िया है। पूरा लिखोगे आप लोग, ठीक है। ठीक है सर, ये 55 है, ये 55 हो गया, क्यों? वर्टिकली अपोजिट एंगल से। देन यू विल से जो आपका एंगल डी है ना, वो किसके बराबर हो जाएगा? 125 डिग्री के बराबर। क्यों? क्योंकि सर जी करस्पॉन्डिंग एंगल है वो, जरा देखिए करस्पॉन्डिंग एंगल। यहां पर एक और लाइन ऐसी पैरेलल आई है, और एक बाहर वाला और एक अंदर वाला, तो ये 125 तो ये भी 125। ठीक है सर, ये अगर 125 है तो वर्टिकली अपोजिट एंगल से ये भी 125 नहीं हो जाएगा? अरे वर्टिकली अपोजिट एंगल से ये भी 125 होगा कि नहीं होगा? वर्टिकली अपोजिट एंगल, दो लाइन जब मिल रही है तो हमने सामने वाले एंगल क्या होंगे बच्चा? इक्वल होंगे, हाँ या ना? आप बोलोगे हाँ सर। चलिए आगे चलते हैं। अब ये 125 है तो आप बोलोगे ये कितना हो जाएगा? एक स्ट्रेट लाइन। देखो बहुत तरीके से निकाल सकते हो, बहुत तरीके, अल्टरनेट तरीके से बता सकते हो, लीनियर पेयर से बता सकते हो, आप चाहे तो यहां पर करस्पॉन्डिंग से बता सकते हो। जैसे बताना वैसे बताओ, आंसर एक ही आने वाला है। आंसर एक ही आएगा, अलग अलग नहीं आएगा, एक ही आएगा। ठीक है सर, तो अगर ये 55 है तो ये भी 55 हो जाएगा। अगर ये 55 है, अगर एंगल F इज इक्वल टू 55, इफ एंगल F इज इक्वल टू 55, देन एंगल C इज ऑल्सो इक्वल टू 55। एंड रीजन क्या है बच्चा? यही सेम। रीजन क्या है? यही सेम। देख लो, एक तरफ अंदर वाला, एक तरफ बाहर वाला, ठीक है। एक अंदर एक बाहर, एक अंदर एक बाहर, अंदर बाहर सेम साइड में करस्पॉन्डिंग एंगल। सर अगर ये 55 है तो वर्टिकली अपोजिट एंगल से ये भी 55 हो जाएगा। अरे ये भी 55 हो जाएगा। आप बोलोगे हाँ जी सर 55 हो गया। ठीक है सर जी, 55 हो गया तो सारे एंगल दिख गए। हलवा क्वेश्चन 1 जवाब इसका आपको कमेंट सेक्शन में देना है कि इसमें x की वैल्यू क्या है, इसमें x की वैल्यू क्या है, कौन सी प्रॉपर्टी लगा रहे हो, इसका जवाब आप कमेंट सेक्शन में फेंक के मारना। ठीक है, अभी एक साथ दे देना, आगे 2-3 क्वेश्चन और दूंगा। ठीक है, ठीक है सर जी, आप बोल रहे हो तो दे ही देंगे। अब ये क्या बोल रहा है? चलिए ट्रायंगल एंड इट्स प्रॉपर्टी में आ जाते हैं। सबसे पहले ड्रॉ द रफ स्केच फॉर द फॉलोइंग। इसका रफ स्केच बनाना है, ठीक है, बना देते हैं। आपको बताना है एक ट्रायंगल एबीसी जहां पर बीई इज द मीडियन। ठीक है, तो एक ट्रायंगल बनाओ एबीसी, एबीसी, उसमें बीई मीडियन होना चाहिए, मतलब बी से लेके ई तक। अब ये रफ स्केच है। मीडियन का मतलब है ये जो मीडियन वाली लाइन रहेगी वो सामने वाली लाइन को दो बराबर हिस्सों में बांटेगी। जो मीडियन वाली लाइन है वो सामने वाले लाइन को दो बराबर हिस्सों में बांटेगी। मीडियन सामने लाइन को दो बराबर हिस्सों में बांटती है। एक ट्रायंगल पीक्यूआर बनाना है, ठीक है, एक ट्रायंगल पीक्यूआर बनाना है जहां पर पीक्यू और पीआर एल्टीट्यूड है ट्रायंगल के। एल्टीट्यूड है, क्या है भैया? एल्टीट्यूड। एल्टीट्यूड मतलब जो 90 डिग्री में आ रहा है। ठीक है, एल्टीट्यूड मतलब जो 90 डिग्री में आ रहा है। तो जरा ध्यान से देखना, पी क्यू और पी आर, मतलब अगर मैं यहां से कुछ ऐसा बनाऊं जहां पर मैं इसको बोलूं ये पी क्यू है और ये पी आर है, ठीक है, तो यहां पर ध्यान से देखना, पी क्यू एंड पी आर, ये जो पी क्यू है और ये जो पी आर है, ये दोनों एल्टीट्यूड है। देखो ये 90 डिग्री में, यहां से ये भी 90 डिग्री में, ये यहां से यहां 90 डिग्री में, यहां से यहां 90 डिग्री में, तो ये क्या कहलाएगा आपका? पी क्यू और पी आर दोनों क्या है? एल्टीट्यूड है। अगर किसी भी फिगर का आपको एल्टीट्यूड बनाना है तो ये 90 डिग्री में आना चाहिए। और आइसोस्केलस ट्रायंगल में एक बात याद रखेंगे आप लोग, आइसोस्केलस ट्रायंगल के केस में एल्टीट्यूड और मीडियन सेम होते हैं। अगर आप एल्टीट्यूड बनाओगे ना, 90 डिग्री बनाओगे ना, वो हमेशा सामने वाले लाइन को दो बराबर हिस्सों में बांट देगी। मतलब एल्टीट्यूड और मीडियन सेम है इन केस ऑफ आइसोस्केलस ट्रायंगल। ठीक है, अब क्या बोल रहा है? तीसरा, इन ट्रायंगल XYZ YL is an altitude in the exterior of the triangle। ट्रायंगल के बाहर में क्या है? एल्टीट्यूड है। ट्रायंगल के बाहर में एल्टीट्यूड है तो ऑब्ट्यूज एंगल होगा, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल होगा। ऑब्वियस ही बात है, क्योंकि 90 डिग्री बनाना है।
अब ये 90 डिग्री अगर मैं बनाऊंगा ऐसे, तब जाके ये क्या बनेगा, एल्टीट्यूड। एल्टीट्यूड मतलब 90 डिग्री में आना चाहिए। अब अगर आप यहां से अंदर 90 डिग्री तो बना ही नहीं सकते, इस वाले पॉइंट से 90 डिग्री बनाओगे तो बाहर ही आएगा। और वाई एल क्या है बच्चा इसका, वाई एल इसका एल्टीट्यूड है, तो आप नाम दोगे इसको एक्स वाई जेड। दे दिया आपने इसको नाम एक्स वाई जेड। आप बोलोगे दे दिया सर जी, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आपको अननोन एक्सटीरियर एंगल बताना है, एक्सटीरियर एंगल अननोन। अब ये देखो एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी क्या बोलती है, इस बात को समझना। कोई भी ट्रायंगल ले लो, उस वाले ट्रायंगल में जो एक्सटीरियर एंगल होगा ना, वो सम ऑफ टू अपोजिट इंटीरियर एंगल के बराबर होगा। ये जो x है ये y प्लस जेड के बराबर होगा, ये जो x है ये y प्लस जेड के बराबर होगा। एक्सटीरियर एंगल जो है वो सम ऑफ टू अपोजिट साइड, अच्छा ये वाला नहीं, ये तो साइड वाला, ये अपोजिट मतलब ये और ये, ठीक है। इसको नहीं ले लेना सर जी, ये दे दिया आपने और सॉल्व कर दिया, नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं चलेगा। एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी सम ऑफ द टू इंटीरियर एंगल प्रॉपर्टी जो कि अपोजिट साइड में है। तो ठीक है सर, अब इसी में फॉर्मूला लगा दो सर, एक्स किसके बराबर हो जाएगा आपका 50 प्लस 70 एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी के मुकाबले, तो ये 120 डिग्री हो गया सर। 60 40 110 हो गया, तो ये आपका 110 डिग्री हो गया। आप बोलोगे ठीक है सर, समझ में आ गया, समझ में आ गया, ठीक है। ये प्रॉपर्टी यहां पर मैं ऐसे ऐसे बना के लिख देता हूं। यहां पर मैंने लिख दिया a, यहां पर x और यहां पर y। आप बोलोगे जो a है वो x प्लस वाई के बराबर होता है, और यही होती है हमारी क्या, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। ठीक है गुरुजी, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी तो होती है, अच्छी बात है। इसमें देखो क्या बोल रहा है, इंटीरियर एंगल आपको बताना है, फाइंड द अननोन इंटीरियर एंगल। अभी अभी एक बात हमने पढ़ के आई थी कि x और ये 50 को अगर मैं जोड़ दूं तो ये तो 115 के बराबर हो जाएगा। अरे अगर मैं x में 50 जोड़ दूं तो ये तो 115 के बराबर हो जाएगा। तो x किसके बराबर हो जाएगा, किसके बराबर हो जाएगा, आप बोलोगे 65 डिग्री। x की वैल्यू क्या हो गई 65, मतलब 65 प्लस 50 115 डिग्री, मतलब ये कितना हो गया 115 डिग्री। एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी से आपने बता दिया। गुरुजी ये 90 डिग्री है, बहुत बढ़िया। तो ये कितना होगा, देखना ये जो साइन है ये 90 डिग्री बताती है, क्या बताती है 90 डिग्री। तो आप 90 में ऐसा क्या जोड़ोगे कि 125 आ जाए, क्योंकि ये एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी है। एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी है, सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल इज सम ऑफ टू इंटीरियर एंगल। तो x की वैल्यू आपकी 35 डिग्री आ जाएगी, प्लस 90 वहां जाएगा, माइनस 35 हो जाएगा, माइनस 90 हो जाएगा, यहाँ 35 आंसर। 35 आंसर आ गया। आप बोलोगे हाँ जी सर समझ में आ रहा है, सारी बातें रिवाइज हो रही है, अच्छे तरीके से रिवाइज हो रही है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अरे हलवा क्वेश्चन 2 इसका जवाब दोगे, यहां पर आप ऐसा क्या जोड़ोगे कि 110 आ जाएगा, कमेंट सेक्शन में जवाब हलवा क्वेश्चन 2 का देंगे साथ में, ठीक है। अब इसमें आपको बताना है, देखो एक और प्रॉपर्टी जो कि है इंटीरियर एंगल प्रॉपर्टी, वो क्या बोलती पता है आपको, सम ऑफ ऑल द एंगल्स, सम ऑफ ऑल द एंगल्स ऑफ द ट्रायंगल is 180 डिग्री। सम ऑफ ऑल द एंगल्स ऑफ द ट्रायंगल इज 180 डिग्री। बहुत अच्छी बात है, मतलब आप 50 प्लस 60, अगर आप 50 प्लस 60 प्लस x डिग्री करोगे ना, आपको 180 डिग्री मिलेगा। मतलब x की वैल्यू 180 में से 50 60 100, 50 60 110, सॉरी 110 इक्वल टू के उस साइड गया तो माइनस 110 डिग्री। आंसर आपका 70 डिग्री आ गया। क्या आ गया 70 डिग्री। इस वाले में देखो ये क्या है सर जी 90 है। अरे 90 प्लस 30 प्लस x इज इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल सम प्रॉपर्टी ऑल द एंगल्स आर इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है सर। 120 प्लस x इज इक्वल टू 180 डिग्री, x इज इक्वल टू 180 प्लस 120 वहां गया माइनस 120, x इज इक्वल टू 60 डिग्री सॉरी x इज इक्वल टू 60 डिग्री। तो ये दो प्रॉपर्टी आपको अच्छे से याद रहेगी और आपको इससे ऊपर क्वेश्चंस भी मिलेंगे। तो आप बोलोगे बिल्कुल मिलेंगे सर। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्या बोल रहा है, देखो एक और प्रॉपर्टी ट्रायंगल की, एक और प्रॉपर्टी है ट्रायंगल की, देखना सुनना, वहां पर 180 बहुत जरूरी है। उसी तरीके से जितने भी प्रॉपर्टी है ना ये मस्ट है, एकदम कंपलसरी है। क्या बोलता है ये प्रॉपर्टी, बोलती है ट्रायंगल की द सम ऑफ, जैसे मान लो यहां पर एक्स वाई जेड है, क्या बोल रहा है पता है, द सम ऑफ टू साइड ऑफ अ ट्रायंगल, द सम ऑफ टू साइड ऑफ द ट्रायंगल इज ऑलवेज ग्रेटर देन द थर्ड साइड ऑफ द ट्रायंगल। सर ये हमेशा होगा, हाँ अगर कभी नहीं हुआ तो सर वो ट्रायंगल ही नहीं बनेगा, वो ट्रायंगल ही नहीं बनेगा भैया। सम ऑफ टू साइड ऑफ अ ट्रायंगल इज ऑलवेज ग्रेटर देन द थर्ड साइड, सम ऑफ टू साइड ऑफ द ट्रायंगल, सम ऑफ टू साइड ऑफ द ट्रायंगल इज ऑलवेज ग्रेटर देन द थर्ड साइड, ठीक है सर। तो अब ये क्या बोल रहा है कि टेक अ पॉइंट ओ और उसके बाद आप इसको जोड़ दो, ठीक है। तो इसको जोड़ देते हैं, जोड़ दो भाई, जोड़ दिया। अब क्या बोल रहा है, OP प्लस OQ इज ग्रेटर देन OP
प्लस ओ क्यू। अरे हाँ यार सर बिल्कुल सही बात है, क्या बात कर रहे हो, देखो ओ ओ पी और क्यू, ठीक है। तो सम ऑफ टू साइड ऑफ द ट्राइंगल इज ऑलवेज ग्रेटर देन द थर्ड साइड, बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। अच्छा अगला क्या है, अगला देखो ओ क्यू प्लस ओ आर, अगला देखो ओ क्यू प्लस ओ आर, ओ क्यू प्लस ओ आर, ओ क्यू प्लस ओ आर, सम ऑफ टू साइड ऑफ द ट्राइंगल इज ऑलवेज ग्रेटर, हमेशा बड़ा रहेगा थर्ड साइड से। तो ये ओ आर से बड़ा है, सॉरी क्यू आर, हाँ सॉरी क्यू आर से बड़ा है, हाँ सर क्यू आर से बड़ा है। तो सेकंड कंडीशन भी बिल्कुल सही है सर, बिल्कुल सही है, आप बोलोगे ठीक है। देखो आपको पूरा लिखना पड़ेगा, सेकंड ओ आर प्लस ओपी, ओ आर प्लस ओपी, ओ आर प्लस ओपी विल ऑलवेज बी ग्रेटर, उसका सम हमेशा ज्यादा रहेगा किससे, आरपी से, उसका सम हमेशा ज्यादा रहेगा आरपी से, ठीक है। कोई यहां पर बैठा है क्या जो इसको बार बार टच कर रहा है ठीक है कोई बात नहीं। तो समझ में आया, क्या याद रखोगे, सम ऑफ टू साइड ऑफ द ट्रायंगल इज ऑलवेज ग्रेटर देन द थर्ड साइड, सम ऑफ टू साइड ऑफ द ट्रायंगल इज ऑलवेज ग्रेटर देन द थर्ड साइड, ठीक है सर, आप बोलोगे ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं। अब ये प्रश्न को देखो, क्या बोलोगे, ए बी सी डी इज ए क्वाड्रिलेटरल, आपको बताना है कि ये इसके बराबर होगा, ठीक है। क्या बोल रहा है देखो, सम ऑफ ऑल दी साइड ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस डी ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस डी ए, सम ऑफ ऑल दी साइड ऑफ द क्वाड्रिलेटरल इज ग्रेटर देन ए सी, ए से लेके सी तक और बी से लेके डी तक, ये डायगोनल्स के बराबर है, ठीक है सर, बता देंगे। सबसे पहले अब ये अगर बताना ना, ग्रेटर वाली साइन जहां भी दिख गया है वो लगा देना इनइक्वालिटी वाला, क्या, सबसे पहले ये वाला ट्रायंगल लो, इस वाले ट्रायंगल में आप क्या बोलोगे, सम ऑफ टू साइड ए बी प्लस ए डी, फटाफट लिखेंगे, ए बी प्लस ए डी इज ग्रेटर देन बी डी, ठीक है सर जी समझ में आ गया। पहला ट्रायंगल हमने ये वाला ले लिया, ठीक है, दूसरा ट्रायंगल हम ऐसे लाइन से लेते हुए चल रहे हैं, ठीक है, लाइन से, पहले ये फिर ये, इसमें आप बोलोगे ए बी प्लस बी सी, इसमें आप बोलोगे ए बी प्लस बी सी, सम ऑफ टू साइड ऑफ द ट्रायंगल इज ग्रेटर देन द थर्ड साइड, ये बड़ा ही होगा थर्ड साइड से, तो ये ए सी से बड़ा होगा, क्या बात है सर। सर तीसरा ट्रायंगल ले लीजिए, तीसरा ट्रायंगल, क्योंकि सारे साइड चाहिए हमें, इसलिए हम हर एक ट्रायंगल को लेंगे, बी सी प्लस सी डी, बी सी प्लस सी डी इज ग्रेटर देन बी डी, बहुत बढ़िया सर। अब एक और ट्रायंगल बच गया, ये वाला ट्रायंगल ले लीजिए सर, ये वाले ट्रायंगल में क्या बोलोगे, ए डी प्लस सी डी, ए डी प्लस सी डी इज ग्रेटर देन ए सी, बहुत बढ़िया, वेरी गुड सर, समझ में आ गया। अब सुनना, अगर मैं ये सबका सम करूं, अगर मैं ये चारों का सम करूं तो इसका सम भी ज्यादा होगा इस वाले साइड से, इसका सम अगर ये ज्यादा है तो इसका सम भी ज्यादा होगा, ऑब्वियस सी बात है। तो इसका सम करो, ए बी दो बार है तो दो बार ए बी, ठीक है। अब सुनते चलना, ए डी कितने बार है, ए डी एक बार, ए डी दो बार, बी सी कितने बार है, एक बार दो बार, सी डी कितने बार है, दो बार है, तो मैं बोल रहा हूं दो बार ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस डी ए, ठीक है। तो ये भी ज्यादा होगा किससे, बी डी दो बार है और ए सी दो बार है, बी डी दो बार है प्लस ए सी दो बार है, बी डी दो बार है प्लस ए सी दो बार है, और यहां पर दो लिख दोगे, लिख दोगे, आप बोलोगे अगर मैं यहां से दो और दो हटा भी दूं तो कोई फर्क पड़ेगा, जरा सुनना, अगर मैं लिखता हूं 2 इंटू 12 इज ग्रेटर देन 2 इंटू 4, तो अगर मैं 2 और 2 को हटा भी दूं तब भी मेरा आंसर 12 इज ग्रेटर देन 4 आएगा। तो मैं वही कहना चाह रहा हूं कि अगर मैं यहां से दो और दो हटा दूं तो कोई फर्क पड़ेगा, नहीं पड़ेगा। तो देखो मेरा जो आंसर आया, देखो देखो, यही मुझे चाहिए था। अरे यही चाहिए था कि कुछ और चाहिए था भैया, यही चाहिए था। आप बोलोगे सर जी यही चाहिए था, तो ये अच्छा क्वेश्चन है, वन ऑफ द गुड क्वेश्चन, ठीक है, आप बोलोगे बहुत अच्छी बात है। देखो ये आपको जवाब देना है, आपको बताना है क्या इससे ट्रायंगल बन पाएगा, क्या इससे ट्रायंगल बन पाएगा, क्या इससे ट्रायंगल बन पाएगा, ये आपको कमेंट सेक्शन में जवाब देना। दिस इज योर हलवा क्वेश्चन 3, ये आपका हलवा क्वेश्चन 3 है, ठीक है। इसके पहले वाले हमने सारे क्वेश्चन देख लिए भैया, इसके पहले वाले मैंने सारे, कोई क्वेश्चन करवा तो नहीं दिया हलवा क्वेश्चन, ठीक है, नहीं नहीं ठीक है, 3 क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अब देखो, अ ट्री इज ब्रोकन एट द हाइट ऑफ 5 मीटर फ्रॉम द ग्राउंड, सुनना, एक ट्री था, बढ़िया ट्री था, क्या बात है, हरा भरा, बहुत तेज हवा आई, बहुत तेज हवा आई, और यहां से लेके 5 मीटर तक में एक क्या हुआ, एक झाड़ मतलब टूट गया। अब ये झाड़ जब टूटेगा, ये वाला झाड़ जब टूटेगा तो ये नीचे गिरेगा,
ऐसे जमीन में नीचे गिरेगा। तो कैसे गिरा? 5 मीटर फ्रॉम द टॉप ग्राउंड एंड इट्स टॉप, जो झाड़ का टॉप था, ये झाड़ का टॉप था जो नीचे टच हुआ, ये झाड़ का टॉप था जो टूट के नीचे गिर गया, तो ये उसका टॉप हो गया। अब सुनना, top touches the ground at the distance of 12 मीटर from the base, at the distance of 12 मीटर from the base, यहां से 12 मीटर तक की दूरी में गिरा। ठीक है, क्या बोल रहा है? 12 मीटर। फाइंड द ओरिजिनल हाइट ऑफ द ट्री। आपको ओरिजिनल हाइट बतानी है कितनी है ट्री की। मतलब ओरिजिनल हाइट मतलब समझ रहे हो? अगर आपने इसकी दूरी निकाल ली, सुनना, अगर आपने इसकी दूरी निकाल ली तो आप ओरिजिनल हाइट बता सकते हो। तो यहां पर आप बोलोगे ये जब गिर रहा है तो ये, इसको हम हमेशा 90 डिग्री में कंसीडर करते हैं। सो राइट एंगल ट्रायंगल की एक प्रॉपर्टी है कि वो हमेशा फॉलो करता है पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या बोलता है? सुनना बड़े ध्यान से। जब भी 90 डिग्री होगा तो जो बेस है और जो परपेंडिकुलर है और ये हाइपोटेनस उसके सामने वाला, तो बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर इज ऑलवेज इक्वल टू हाइपोटेनस का स्क्वायर। बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर इज ऑलवेज हाइट का स्क्वायर। तो आप बोलोगे यहां पर, अगर मैं इसका नाम दे दूं ए बी सी, तो आप बोलोगे ए बी का स्क्वायर प्लस ए सी का स्क्वायर इज इक्वल टू बी सी का स्क्वायर। ठीक है, तो सर क्या है? 5 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर इज इक्वल टू बीसी का स्क्वायर। ठीक है सर 25 बहुत बढ़िया, 144 बहुत बढ़िया। अरे 20 तक का स्क्वायर आना चाहिए। आप बोलोगे सर हमें तो पता है 13 का स्क्वायर 169 होता है, मतलब बीसी जो है वो 13 के बराबर है, क्योंकि BC का स्क्वायर अगर 169 है तो BC मतलब 13 का स्क्वायर। तो BC ही मुझे पता करना है, तो मेरा BC कितना हो गया? 13। तो क्या आपको सिर्फ 13 निकालना था? नहीं, आपको 13 नहीं निकालना था, आपको हाइट निकालनी थी, पेड़ की ओरिजिनल हाइट। तो पहले से 5 था, 13 टूट गया, तो आप बोलोगे 5 प्लस 13 ओरिजिनल हाइट जो होगी ट्री की, ओरिजिनल हाइट विल बी इक्वल टू 5 प्लस 13, 18 मीटर हाइट थी भाई साहब ये पेड़ की। तो आप बोलोगे बहुत बढ़िया। अब देखना, द डायगोनल ऑफ अ रोम्बस मेजर 16 सेंटीमीटर एंड 30 सेंटीमीटर। आपको उसका पेरीमीटर बताना है। बहुत ही बढ़िया। अब आपको रोम्बस के बारे में क्या जानते हो, जरा मुझे बताओ। रोम्बस के बारे में क्या जानते हो, बताओ। रोम्बस के बारे में क्या जानते हो? आप बोलोगे रोम्बस के बारे में हम ये जानते हैं कि सम ऑफ ऑल दी साइड्स आर इक्वल। ठीक है, अब यहां पर ये बोल रहा है यहां से यहां ये 16 है और यहां से यहां ये 30 है। ठीक है, मतलब यहां से लेके यहां तक की डिस्टेंस 16 है और यहां से लेके यहां तक की दूरी 30 है। तो ये क्या, ये जब भी मिलते हैं ना रोम्बस की बात कर रहा हूं मैं, रोम्बस जब भी मिलेंगे यहां 90 डिग्री में मिलेंगे, हमेशा 90 डिग्री में मिलेंगे। ठीक है, और ये वाला दूरी और ये वाली दूरी हमेशा बराबर रहेगी और ये वाली दूरी और ये वाली दूरी बराबर रहेगी। ठीक है, मतलब अगर ऐसा काट रहे हैं तो यहां से लेके यहां तक अगर 16 है तो ये 8 और ये 8 हमेशा रहेंगे, रोम्बस में हमेशा इक्वल टू पार्ट्स में बटेंगे। और अगर ये 30 है तो यहां से लेके यहां तक आधा हो जाएगा 15 और यहां से लेके यहां तक हो जाएगा आधा 15। ठीक है, आप बोलोगे ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं, बढ़िया चल रहा है। तो देखना, अगेन पाइथागोरस थ्योरम से आप एक साइड नहीं निकाल सकते। पाइथागोरस थ्योरम से आप नहीं निकाल सकते। देखो कोई भी एक ट्रायंगल ले लो जहां पर ये बोल रहा है कि एक साइड 8 है, एक साइड 15 है, तो आपको तीसरी साइड निकालना है। ये अगर मैंने तीसरी साइड निकाल लिया तो मैं सारे साइड निकाल लूंगा। मेरे को पेरीमीटर निकालना है, मेरे को बस एक ही साइड चाहिए, क्योंकि ऑल द साइड्स आर इक्वल इन द रोम्बस। तो सर जी ये x निकालना है, तो आप बोलोगे बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेनियस का स्क्वायर। 8 का स्क्वायर 64, 15 का स्क्वायर 225 इज इक्वल टू x का स्क्वायर। ठीक है, x का स्क्वायर इज इक्वल टू सम करोगे 289। हमें पता है 17 का स्क्वायर 289 होता है, देयरफॉर जो आपका ये साइड हो जाएगा वो हो जाएगा 17। ये जो साइड हो जाएगा वो कितना हो जाएगा? 17। मतलब ये 17 है। अगर ये 17 है तो इसका पेरीमीटर क्या होगा? ये भी 17
गुरुजी ये भी 17, गुरुजी ये भी 17, ये भी 17। पेरीमीटर मतलब क्या होता है? सम ऑफ ऑल दी साइड। पेरीमीटर मतलब क्या होता है? सम ऑफ ऑल दी साइड। तो सम ऑफ ऑल दी साइड करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा, जिसका जवाब आपको कमेंट सेक्शन में देना है ऐड करके कि क्या आंसर आपका आ रहा है। ठीक है, ये जवाब आप कमेंट सेक्शन में दोगे। क्या लिखोगे? पेरीमीटर ऑफ रोम्बस एंड उसका जवाब करोगे। एडिशन करने को दे रहा हूं बस, है ना। इसका सॉल्व पूरा कर दिया, ये आपको करना है। आप बोलोगे ठीक है। अब 2 क्वेश्चन और मेरी तरफ से होमवर्क। ये सेम एक क्वेश्चन है जहां पर आपको बताना है क्या कि ये यहां पर ए कितना होगा। ठीक है, ये आपको बताना है सबसे पहले, और उसके बाद यहां पर ही पाइथागोरस लगेगा। ठीक है, और यहां पर भी आपको बताना है कि पाइथागोरस लगेगा क्या, क्योंकि देखो ये 25 है, 65 है, तो ये ऑब्वियस सी बात है 90 डिग्री होगा। क्यों? एंगल सम प्रॉपर्टी से। अब आपको बताना अगर ये 90 डिग्री है तो पाइथागोरस थ्योरम क्या लगेगा। हमेशा याद रखना 90 के सामने वाला, ये बात याद रखेंगे, 90 के सामने वाला एंगल हमेशा हाइपोटेनियस होता है, जिसमें 90 ये आपका परपेंडिकुलर और ये आपका बेस रहेगा। ठीक है, हमेशा याद रखना 90 के सामने वाला क्या रहेगा। हिंट है भाई, 90 के सामने वाला आपका, 90 के सामने वाला आपका क्या रहेगा भैया? हाइपोटेनस। ठीक है, सो आई होप आपको चैप्टर समझ में आया होगा। सारे क्वेश्चंस का जवाब आपको हलवा क्वेश्चन 5 और एक क्वेश्चन मैंने वो एडिशन वाला दिए, 6 के 6 क्वेश्चंस का जवाब आप लोग कमेंट सेक्शन में देंगे। ठीक है, टिल देन टेक केयर। मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट क्लास में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।